और बाकी सेकंड पेपर के लिए तो केसेस सर हैं IFS से। तो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन नहीं आता है, डिप्रेशन भी आता है बीच बीच में। अगर वो प्रिपरेशन करना अभी स्टार्ट कर दे, अगर अगले मंथ में एग्जाम है, तो क्या अभी उनका वो हो सकता है प्रिपरेशन? लगता है कि यार क्या 3 साल इसमें दे दिए, फिर 3 साल दे दिए। मैं इस मामले में इस बार थोड़ी लकी रही कि मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट में था। फिर जब सेकंड बार भी मेरा नहीं हुआ तो मैंने जीके पे भी फोकस किया ज्यादा। थोड़ा सा अलग लगता है ना, तो फिर उसमें करंट अफेयर्स, आर्थिक समीक्षा, बजट वगैरह बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है सर जीके में। और जब मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुकी थी तो मुझे पता था कि मेरे अंदर कहाँ कमियां रह गई। गुरुजनों का अमूल्य मार्गदर्शन, समर्पण और सही रणनीति स्ट्रेटेजी से ही बड़े किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते और सफल बन सकते। तो आज मैं एक ऐसे ही हमारे IFS के स्टूडेंट की कहानी लेकर आया हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत प्रैक्टिस की और कंटिन्यूअसली प्रयास से आज उन्होंने अपने ड्रीम को, अपने सपने को साकार किया। तो RPSC जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर करके सिलेक्ट हुए। तो हमारे स्टूडेंट है रेनू मीना मैम, ये कोटा से, और इन्होंने RPSC जूलॉजी से अभी इनका सिलेक्शन एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए मिलते हैं रेनू जी से और जानते हैं उनके सफलता का राज कि किस तरह से उन्होंने RPSC का प्रिपरेशन किया। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना सभी स्टूडेंट का ड्रीम होता है और ये ड्रीम अचीव करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कंटिन्यूअसली प्रयास करने पड़ते हैं, कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसके बाद ही हम इस ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। तो जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और हम सब बहुत खुश है मैम कि असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC में आपका सिलेक्शन हो चुका है और अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके। तो आपको हमारे पूरे IFS फैमिली की तरफ से एंड हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड हम सब बहुत खुश है मैम कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो चुका है। तो अब कैसे लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। और मैम जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जब हम एग्जाम की बात करते तो सबसे पहले कि एक डर होता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या प्रिपरेशन में मेरा कंप्लीट प्रिपरेशन होगा क्या। सबसे बड़ा डर तो जीके का भी होता है। तो इससे पहले कि मैम आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो क्या आपको ये डर लगा था क्या? हाँ सर, ये तो सभी को ही लगता है। हाँ, कि स्टार्ट करते हैं तब तो लगता है, पर सब जब पढ़ते जाते हैं और कंटिन्यूटी रखते हैं चीजों में, रिवाइज करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता चला जाता है कि नहीं, जब अपन पढ़ते हैं तो चीजों को अपने मन में अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है कि नहीं अपन इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस हम लोग को पहले से आ जाता है। और मैम आपने आपकी जो जर्नी है कि जैसे MSc हो गई जूलॉजी से, फिर उसके बाद आपकी PhD भी हो चुकी है, अब आपने RPSC को भी क्वालिफाई किया, तो आपकी जर्नी थोड़ी हमें बताइए कि आपने कब डिसाइड किया था कि RPSC प्रिपरेशन करनी है? 2016 में मैं नेट की तैयारी करने जोधपुर आई थी IFS में। तब मेरा पहले से ही यही था कि मेरे को नेट करके JRF करके और असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। तो मैंने नेट की तैयारी करी और मेरा 79 रैंक से JRF हो गया था सर, जून 2016 में। उसी टाइम पे RPSC का भी एग्जाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो मैंने वो भी दिया था। पर सर मेरा रिटर्न तो क्वालिफाई हो गया था बट वेटिंग में रह गया था सर, इंटरव्यू में। फिर उसके बाद 2020 में दोबारा वैकेंसी निकली, फिर मैंने सर PhD ज्वाइन कर ली, JRF होते PhD ज्वाइन कर ली और PhD स्टार्ट कर दी। और साथ में ही फिर RPSC की दोबारा तैयारी करी। 2020 में फिर वैकेंसी निकली, 21 में एग्जाम हुआ, मैंने वो भी क्वालिफाई किया और 22 में इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा वो वेटिंग में रह गया सर। 23 में मैंने PhD कंप्लीट कर ली, 23 में दोबारा वैकेंसी निकली और सर इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया सर। वाह। और जैसे मैम आपने RPSC का प्रिपरेशन किया था, तो आपने जैसे पहली बार दूसरी बार जब असफलता आई थी तब मतलब आपको ऐसा नहीं लगा था कि नहीं अब मेरा होगा नहीं होगा, कि क्विट कर लूं, पता नहीं आगे जाके क्या होगा?
तो आपने मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से लाया कि आप कंटिन्यूअसली प्रेस करते रहे, कंटिन्यूअसली आप पढ़ाई करते रहे? पढ़ाई में खुद को कैसे झोंक दिया था आपने? सर एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो मुझे मेरे को मतलब ये था कि मुझे करना ही है हर कंडीशन में। और जब मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुकी थी तो मुझे पता था कि मेरे अंदर कहाँ कमियां रह गई। कमियों पर पहली बार जब मैंने इंटरव्यू दिया और रिजल्ट आया तो मुझे पता था कि मेरे को कोडेड नॉन कोडेड में मेरा थोड़ा कमी रही है फर्स्ट पेपर में, तो मैंने उसको प्रिपेयर करा। फिर जब सेकेंड बार भी मेरा नहीं हुआ तो मैंने जीके पे भी फोकस किया ज्यादा, और फिर जब थर्ड टाइम मैंने इस एग्जाम को फाइनली निकाल ही लिया। सर जब अपन प्रिपरेशन करते हैं और रिजल्ट आता है तो अपने को पता होता है कि आपने कहाँ कमी रखी है और अपने को कहाँ मेहनत करनी है। और जब अपन सोच लेते हैं कि सर अपने को ये पाना ही है किसी भी कंडीशन में, तो फिर अपन उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहता है सर। तो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन नहीं आता है, डिप्रेशन भी आता है बीच बीच में। कभी लगता है कि यार क्या 3 साल इसमें दे दिए, फिर 3 साल दे दिए, पर सर ये भी मेहनत करते तो रिजल्ट आता ही नहीं कभी ना कभी। तो एक बार हम ठान लेते तो मेहनत तो जरूर रंग लाती है, और फिर जब आप जिद्दी होते हो ना अपने ड्रीम्स के लिए, सफलता के लिए, तो एक बार हमारा जो ड्रीम होता है वो सफल हम हो ही जाते और वो ड्रीम अचीव हो जाता है। मैम सबसे पहले कि जब आरपीएससी का हम सोचते हैं तो आरपीएससी में सबसे पहले मेजर रोल होता है जीके का, कि जनरल नॉलेज, और हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम ज्यादा जीके पढ़ते नहीं है। तो आपको जीके पढ़ते समय मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे और आपने किस तरह से उसकी प्रिपरेशन की थी? मुझे लगता है कि आजकल तो पढ़ने के बहुत रिसोर्सेज है, यदि कोई पढ़ना चाहे ना तो इतने रिसोर्सेज है कि उसके पास में कोई कमी नहीं है। पढ़ने वाले की कमी हो सकती है, यूट्यूब पे इतने चैनल्स है कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। मैंने बुक तो एक ही पढ़ी थी, लक्ष्य की। वो पूरी एक पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है सर। हर पेपर का पूरा सिलेबस होता है उसमें, और उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं हर चैप्टर के बाद में। तो मैंने तो वो बुक पढ़ी थी और उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, और बाकी करंट अफेयर्स के लिए और बाकी वो टॉपिक्स के लिए मैंने यूट्यूब पे पढ़ती थी सर। मैं यूट्यूब पे एक तो नरेंद्र चौधरी जी सर है उत्कर्ष के, उनकी क्लासेस सुनती थी, अपनी यूनिवर्सिटी की सुनती थी, और एक गुरु ज्ञान एक चैनल है संतोष विश्नोई सर का, उनकी क्लासेस सुनती थी सर मैं। तो मेरा था लाता है कि मतलब 5-5 घंटे की एक साथ क्लासेस लाता है, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी की एक साथ, हिस्ट्री की, तो वो मैं एक साथ सुनती थी सर। पढ़ने के बाद में सुनती थी। जब मैं पढ़ लेती थी तो उसके बाद में मेरे को लगता था कि यार अब अपने अंदर कोई कमी नहीं रह जाए, एक बार सुन लेता है, हो सकता है सर कोई नई बात बता दे। तो जब जीके आप पढ़ाई करना शुरू किया था तो आपको डिफिकल्ट लगा था पहले कि ये मेरे से कैसे होगा? हाँ सर लगता तो है। वैसे मैम एक और क्वेश्चन है कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें? 13 को हमारा लास्ट इंटरव्यू था और 13 को ही मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरी डेट 13 की आई, तो मुझे लगभग एक महीना मिल गया था सर पढ़ने के लिए। अब सर आरपीएससी में क्या होता है, इंटरव्यू की डेट 8 दिन पहले डालता है, तो लेकिन मेरा जो सबसे लास्ट डेट था इस वजह से मुझे 1 महीना मिल गया पढ़ने का। तो मैंने 1 महीने में मैंने क्योंकि 2 बार पहले इंटरव्यू दे रखा था सर, तो मुझे इतना था कि आरपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं सर, वो आपकी डीप में नॉलेज चेक नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करके आया है तो डेफिनेटली उसमें नॉलेज है। एक तो वो आपका वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आपने पढ़ाई करी होगी तो आपका 100% आप कॉन्फिडेंट दिखोगे वहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। तो सर जब मेरे को 1 महीना मिला पढ़ने के लिए तो मैंने सिर्फ चीजों को सरफेसली पढ़ना शुरू करा। जब आरपीएससी एग्जाम के लिए तो आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए सिर्फ आपको सरफेसली पढ़ना पड़ता है। जैसे सर पीसीआर के बारे में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा भी था वहाँ पे इंटरव्यू में कि पीसीआर क्या होता है, तो बहुत बेसिक सा उन्होंने यही पूछा था कि पीसीआर क्या होता है। उसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी, उसकी डिस्कवरी बता दी, उसकी 3 स्टेप्स बता दी, फिर बस उन्होंने इतना उसमें उन्होंने मना कर दिया कि बस ठीक है, उनको पता चल गया कि भाई इसको आता है। ऐसे सर सिंपल चीजें पूछता है। और सर पढ़ाने का जरूर एक टॉपिक अपने को प्रिपेयर करके ले जाना होता है, तो वो पढ़ाने के लिए बोलता है टीचिंग, वहाँ पे टीचिंग कराने के लिए 3-4 मिनट देते हैं वो, तो वहाँ पढ़ाना पड़ता है आपको, फिर वो उसमें से भी क्वेश्चन पूछता है। और वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को इंटरव्यू का बहुत डर लगता है कि इंटरव्यू कैसे होगा, क्योंकि मतलब हम प्रिपरेशन तो कर रहे होते हैं लेकिन इंटरव्यूज में बोलना डिफिकल्ट जाता है। तो आपने वो कॉन्फिडेंस मतलब कैसे लाया था कि इंटरव्यू कैसे देंगे, उसकी प्रिपरेशन क्या की थी? मतलब डर तो सभी को लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगा इंटरव्यू देने से पहले डर,
यदि मैं ये बोलूँ तो ये झूठ होगा, मुझे भी लगा था। डर सभी को लगता है, लेकिन सर जब अपन पढ़ते हैं ना तो अपने को अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार, अब वो कुछ भी पूछ लेंगे तो अपन बता देंगे। और वो भी ऐसा क्या पूछेंगे, सब्जेक्ट तो वैसे ही पूछेंगे। वैसे तो आरपीएससी का बोर्ड मुझे काफी कूल लगा। उन्होंने मुझसे जाते ही सबसे पहले तो टॉपिक भी उन्होंने मेरी पसंद का ही बोला था कि आप जो पढ़ के आए वो पढ़ा दें। मैंने ह्यूमन हार्ट पढ़ाया था, तो उन्होंने उसमें से जब मैं वहां जाके मैंने पढ़ाना शुरू किया और डायग्राम बनाना शुरू किया, तो मैंने बस उसका सरफेस भी वही बनाई थी, आउटलाइन ही बनाई थी डायग्राम की। तो फिर उन्होंने बोला कि अब आप रुको, हम पूछते हैं आपसे कि इसमें हमें क्या पूछना है। तो फिर उन्होंने मुझसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे थे बेसिक से, कि इसमें बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, ऐसा नोड की क्या लोकेशन है, एबी नोड की क्या लोकेशन है, बंडल ऑफिस क्या होता है, पुर्किंजे फाइबर कहाँ होता है, ऐसे नोड को पेसमेकर क्यों कहते हैं, ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट करता है, ईसीजी क्या होती है, ईसीजी का आप ग्राफ बना के बताइए बोर्ड पे, वो मैंने बनाया था। फिर उन्होंने उसकी वेव्स के बारे में पूछा था कि पी क्यू आर एस पी ये क्या डिनोट करती है वेव्स। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे थे सर उन्होंने। फिर उन्होंने मेरे को बुला लिया वहाँ पे, फिर उन्होंने पूछा था कि बॉडी में जो ब्लड होता है वो क्यों नहीं जमता, बाहर जम जाता है, अंदर क्यों नहीं जमता। तो उसका मैंने सर जवाब दे दिया था, नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में, इस वजह से। फिर सर ने बोला कि चलो आपसे तो हार्ट के बहुत क्वेश्चंस हो गए, अब कुछ और भी पूछ लेते हैं, आपकी कहीं और भी नॉलेज चेक कर लेता है। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये बोला उससे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप बताओ आपसे क्या पूछे। तो मैंने बोला सर आप पूछ लीजिए आपके हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि चलो आपकी कोडेट और नॉन कोडेट की नॉलेज चेक करते हैं। तो सर उन्होंने मेरे से पूछा था सबसे पहला क्वेश्चन कि पैरामीशियम की स्पीशीज का नाम बताया। वो मैंने बता दिया था कोडेटम। फिर पोडिफेरा की क्लासेस पूछी थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था टीनिया सोलियम और फेसुला हिपेटिका, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर उन्होंने पूछा था मुझसे आगे फिशेस। फिर सर वो फिशेस पे आ गए। फिशेस में उन्होंने मुझसे पूछा कि जो इडिबल फिशेस होती है, खाने वाली फिशेस, उनके नाम बताइए। सर मुझे आते नहीं थे, मैं मना करती हूँ। उससे पहले उन्होंने मुझसे बोल दिया कि क्या फिश खाते हैं, तो नहीं सर मैं नहीं खाती। और सर ने कहा कि चलो छोड़ो, फिर आपको क्या पता चलेगा कि कौन सी फिश खाते हैं। फिर क्वेश्चन छोड़ दिया। फिर बेलेरोग्लोसस के बारे में पूछा था कि वो फ्रेश वाटर होता है। फिर रेटिटी बर्ड्स के बारे में पूछा था कि रेटिटी में जो बर्ड्स आती है उनके नेम बताएं। ये क्वेश्चन सर ने किए थे। फिर दूसरा सर को दे दिया था, उन्होंने पूछा था सब्जेक्ट। तो मैम क्या आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग से कुछ की थी क्या, मतलब या आपने जो टॉपिक के प्रिपरेशन किए थे उसी में से हुआ? सर इंटरव्यू की मैंने ऐसा प्रिपरेशन करी थी कि सभी यूनिट्स को मैंने सरफेस ही पढ़ लिया था सर। जैसे जब अपन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो जैसे अपन ने मान लीजिए कि पोरिफेरा कोई प्रोटोजोआ पढ़ा या पोरिफेरा पढ़ा, तो आपको उसके सारे मेंबर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। मेंबर्स का सब कुछ पढ़ना पड़ेगा पूरा, कि वो कहाँ रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनका लाइफ साइकिल क्या है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब इंटरव्यू के लिए पढ़ते हैं ना, तो अपने को स्पेसिफिक चीजें पढ़नी पड़ती है कि उसके अलावा हमें कोई विशेषता है क्या। तो यदि वो जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं ना, वही पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता सर। तो सभी यूनिट्स को मैंने सरफेस ही पढ़ लिया था सर एक बार। और मैम जब आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या आपने मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे क्या? हाँ। तो उनका फायदा हुआ आपको फाइनल एग्जाम में? हाँ सर। उससे मुझे सर डायरेक्शन मिल गया पढ़ने का। जब मैंने पहला मॉक दिया था, जयपुर में दिया था 12 अक्टूबर को, तो वहां पर मुझसे उन्होंने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे थे। वो तो ठीक थे, उनके मैंने जवाब दे दिए थे। पर उन्होंने मुझसे जीके के क्वेश्चन पूछे थे। फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती है, कॉलेज में चलने वाली योजनाओं के नाम बताइए। तो एक उन्होंने मेरे से पूछा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई है उसके बारे में बताइए। तो कुछ क्वेश्चन मेरे को आए नहीं थे, तो फिर मैंने उस पर वर्क करना शुरू करा। तो मैंने अपना करंट अफेयर्स को भी काफी अच्छा कर लिया था सर। फिर सर मैंने ऑफलाइन भी दिए थे 3 इंटरव्यू, एक ऑनलाइन नहीं, एक ऑफलाइन दिया था और 3 ऑनलाइन दिए थे।
तो उसमें भी सर मैं दूसरों के इंटरव्यू देखती थी सर, जो उनसे क्वेश्चन पूछते थे तो सर फिर मेरे को डायरेक्शन मिल जाता था कि यार मेरे को ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए। बेनिफिट तो होता है सर। उसके साथ जब हम मतलब अपने पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आपका तो जूलॉजी है, तो आपको पेपर की प्रिपरेशन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से आपने प्रिपेयर किया? सर पेपर के लिए तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो एफएस का रहा है ये शुरू से, क्योंकि सेकंड पेपर जो है हमारे सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सेकंड पेपर होता है वो उसका सिलेबस और ये नेट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो जब नेट क्वालिफाई हुआ था तो वो पेपर तो तभी क्लियर हो गया था, तो मैंने उसको पढ़ना नहीं छोड़ा, उसे मैं कंटिन्यू पढ़ती थी। मैंने 6 बार बाद में भी ज़्यादा क्वालिफाई किया तो उसको मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा, तो एक पेपर तो मेरा लगभग अच्छा हो गया था पहले ही। और फिर कोडेड नॉन कोडेड के लिए सर मैंने अच्छी तैयारी करी थी अलग से, उसके लिए मैंने कोटपाल की बुक्स पढ़ी थी सर दोनों। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी होती है पढ़ाई करने की, कि जिससे वो जल्दी उस सब्जेक्ट को समझ लेते, कंसेप्ट बनाते, तो आपकी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी थी कि जिससे आप मतलब इतना अच्छा आपका रिजल्ट आया? तो आप किस तरह से पढ़ाई करते थे, लिख कर, या आप किस तरह से मतलब पढ़ाई करते थे? सर मेरी स्ट्रेटजी तो ये रहती है कि मेरे को लिख के, जब मैं लिखती हूँ मेरे हाथों से तो ही मुझे चीजें याद होती है, और एक बार में कम से कम 2-3 बार चीजें मैं लिखूंगी तो मेरे को याद होगी। और शॉर्ट नोट्स बनाना मेरी आदत में है सर। कोई भी अगर 1 यूनिट मैंने पढ़ ली तो मैं उसको दोबारा पढ़ूंगी, तब मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, फिर उसी से मैं रिवाइज करती हूँ। रिवीजन करना बहुत जरूरी है सर किसी भी चीज का। आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, यदि आपने रिवाइज नहीं करा तो 1 महीने बाद सब भूल जाए। रिवीजन और टेस्ट सर, टेस्ट के लिए मैं बहुत पंचुअल हूँ, टेस्ट मैंने एक भी नहीं छोड़ा। टेस्ट से मैंने आरपीएससी की भी तैयारी करी है 2021 वाले बेस में, तो उसमें मैंने कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा सर। और 2025 वाले एग्जाम के लिए भी आईएफएस की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो कंटिन्यू टेस्ट दिए सर। टेस्ट से अपने को पता चलता है अपन कहाँ क्या इस तरह अपना अपन कहाँ किस लेवल पे है, हाँ स्पेंड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को जहाँ कमी लगती है तो उन पेपर्स को घर पे आके देखना कि कहाँ कमी रहेगी, उन क्वेश्चंस को वापस देखना, फिर उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक को वापस पढ़ना। मेहनत तो लगती है सर, पर करनी पड़ती है अचीव करने के लिए। जैसे नियमितता और अनुशासन हर एक मुश्किल सफर को आसान बना देते हैं, तो मैम सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप जैसे हम घर पे भी रहते तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, पढ़ाई करना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो आपने कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया था? कंसिस्टेंसी को मैंने इस चीज में मैं अपने आप को प्राउड फील कराती हूँ कि मैं बहुत 6 महीने मैंने कंटिन्यू एक ही रिदम में पढ़ाई करी है सर। कि मुझे 3 घंटे ही सोना है, और सर जब मैं पढ़ती थी तो मेरे को लिखते और चश्मा लगे नींद आ जाती थी। और जब मैं सोती थी तो कभी तो ऐसे नींद आ जाती थी पढ़ते पढ़ते ही, और कभी मैं सोती थी तो पहले नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करके सोती थी, कल मुझे सुबह उठ के ये पढ़ना ही है, पूरे दिन भर में मेरे को ये टॉपिक क्लियर करना ही है, 8 दिन में ये यूनिट पूरी करनी ही है। ये तो सर कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। 6-7 महीने मैंने कंटिन्यू पढ़ाई करी है। और सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल दूर हूँ, मैं फेसबुक पर नहीं हूँ, ट्विटर पर नहीं हूँ, इंस्टा पर नहीं हूँ, किसी पर नहीं हूँ। किसी शादी फंक्शन में किसी में नहीं गई मैं 6 महीने तक। तो सब चीजें तो छोड़नी पड़ती है, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है जीवन में। और जैसे जब आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ते थे, क्योंकि आरपीएससी में बहुत सारा पार्ट जो होता है वो इन्फॉर्मेटिव होता है, लर्न करने जैसा, और हमारा भी एक पॉइंट ही होता है कि लर्न करना हमें अच्छा नहीं लगता, तो आप लर्न करने वाली चीजें कैसे करती थी? रिवाइज करना पड़ता है सर, बार लिख के। एक बार आपने पढ़ लिया, आपने को पता है कि क्वेश्चन जब सब बार किसी एग्जाम को देता है ना, तो अपने को अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब मैंने आरपीएससी 3री बार दिया तो मुझे ये पता चल गया कि आरपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। जब अपन पढ़ने लगता है ना तो अपने को पता चलने लगती है चीजें धीरे धीरे, तो फिर अपन उस चीज पे फोकस करते हैं कि नहीं क्वेश्चन यही से आता है तो इसको अपने को रिवाइज करना ही करना है। और रटने वाली चीजों को तो सर कंटिन्यू रिवाइज करना पड़ता है। समझने वाली में तो एक बार फिर भी आपके कंसेप्ट आ गया दिमाग में तो आप भूलोगे नहीं, बाकी रटने वाली चीजें तो आपको पढ़नी पड़ेगी बार। और जैसे हम कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन करते समय एक मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि उस एग्जाम्स के पीवाईक्यू को सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, तो फिर आपने भी सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए थे? सर मैंने ना आरपीएससी के तो नहीं किए,
दो तो मैंने खुद नहीं दे रखी थी आरपीएससी, तो उसके तो नहीं किए, बाकी ये क्वेश्चन पेपर किए थे जो कोचिंग पे अपना आईएफएस वगैरह में जो टेस्ट सीरीज होती थी वो मैं देती थी। तो सर आईएफएस में भी जो क्वेश्चन सर टेस्ट पेपर वगैरह बनाते हैं वो वही क्वेश्चन होते हैं जो आरपीएससी में पहले आए हुए हैं। हाँ, तो उससे ही बेनिफिट हो जाता है सर, अलग से अपने को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसमें। आप लोग टेस्ट पेपर बनाते हैं उसमें वो क्वेश्चन तो होते ही हैं और उसके अलावा और भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और जैसे हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करते समय क्योंकि बार बार रिविजन से ही बहुत अच्छे से याद रहता है, रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने रिविजन्स कैसे किए थे मैम? सर जैसे एक यूनिट पढ़ ली तो फिर उसको रिवाइज कर लिया, फिर जब दूसरी यूनिट पूरी होगी तो फिर पहली और दूसरी को दोनों को रिवाइज करना, ऐसा नहीं कि दूसरी पूरी हुई तो दूसरी को ही करना है। फिर जब 3 यूनिट पूरी होगी तो फिर पहली दूसरी तीसरी कंटिन्यू, मतलब जो पहले नंबर की चीज थी उसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना है। और सर जब शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं ना तो रिवाइज करना बहुत इजी हो जाता है सर। सिलेबस बहुत लेंथी है, उसको आप बार बार पढ़ नहीं सकते, अगर पूरी बुक से पढ़ना चाहेंगे तो नहीं रिवाइज कर सकते, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और शॉर्ट नोट्स तभी बना सकता है व्यक्ति की जब उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हो, बहुत गहनता से, तब उसको ये कला अपने आप आ जाती है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। मुझे भी नहीं आते थे, फिर धीरे धीरे अनुभव बनाना सीख गए। और जैसे अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आरपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी अगले मंथ में एक एग्जाम है आरपीएससी का, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्होंने किस तरह से, मतलब क्या क्या बातों में ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन करनी चाहिए, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो सर थोड़ा समय कम बचा है, पर फिर भी मैं उन्हें कहना चाहूंगी जिन्होंने तैयारी करी होगी वो अब तक कर चुके होंगे, क्योंकि अब एग्जाम को ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन बचे हैं एग्जाम में। तो बस जितना उन्होंने पढ़ लिया उसको रिवाइज करें, बिना रिवीजन के एग्जाम देने नहीं जाए, क्योंकि एग्जाम जब अपन बिना रिवाइज करे जाते हैं तो अब लोग कंफ्यूजन हो जाता है। दो ऑप्शंस में दो तो अपन बता देते हैं, लेकिन दो ऑप्शंस में जो कंफ्यूजन होता है ना वो इसलिए होता है क्योंकि अपन रिसेंटली नहीं पढ़ी वो चीजें। यदि अपन रिसेंटली बस एक एक नजर में भी देख के जाएंगे तो वो अपना काम हो जाएगा, और अपन ने पढ़ाई करी है तो 100% रिजल्ट आएगा। अपने आप को कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए। तो सभी को लगता है ऐसा नहीं कि मैंने एग्जाम दिया तो मुझे नहीं लगा, मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे नहीं लगा, तो सबको लगता है, वो एक कॉमन बात है सर। यदि कोई मेहनत करता है तो सर डर भी उसी को लगेगा, जिसको डर नहीं लग रहा है इसका मतलब वो मेहनत नहीं कर रहा है। भी मतलब स्टूडेंट जीके का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा करते, पेपर का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा करते, तो जब हम प्रिपरेशन करते तो प्रिपरेशन करते हुए जैसे बहुत बार हमें ऐसा लगता है ना कि कुछ कमी रह गई या अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ, तो फिर ऐसे चीजों में खुद का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, खुद को मोटिवेट कैसे करे? आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा था? मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं अपन ने 2 बार इंटरव्यू दिया है तो अपने अंदर थोड़ी कमियां है, उनको अपन दूर करें। तो सर मुझे लगता था कि यदि मैं थोड़ी और मेहनत करूंगी चीजों में तो मुझे सफलता 100% मिल जाएगी। तो मैं कंटिन्यू पढ़ती रहती थी सर, चाहे मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, मैं खाना भी बना रही हूँ तो मोबाइल को किचन में लगा के यूट्यूब चला देती थी, यूट्यूब पर कोई भी लेक्चर। इवन मेरा सेकंड पेपर बहुत अच्छा है नेट वाला, तो भी मैं सर आप लोगों के लेक्चर्स मैंने बहुत सुना है, सेल साइकिल के, कोई इम्यूनोलॉजी के, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, फ्रांसू सर के, आपके सर के, सबके लेक्चर में कंटिन्यू सुनती रहती थी। क्योंकि जब अपन ने बहुत पढ़ लिया ना तो सिर्फ अगर आप थोड़ी कम कंसंट्रेशन से भी चीजों को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों क्या बोल रहे हैं और चीजें रिवाइज हो जाएगी। जैसे जब हम प्रिपरेशन करते, अभी बहुत सारे स्टूडेंट आरपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो प्रिपरेशन करना अभी स्टार्ट कर दे, अगर अगले मंथ में एग्जाम है, तो क्या अभी उनका वो हो सकता है प्रिपरेशन अच्छे से? हाँ सर, हो तो सकता है, अगर उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, नेट वगैरह अगर उन्होंने किया हुआ है क्वालिफाई, तो हो तो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जैसे बहुत बार हम ये देखते हैं मैम कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपरेशन करते हुए, तो जो भी नए स्टूडेंट अभी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगले मंथ में एग्जाम भी हो तो भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस आपको अपने प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करना चाहिए, जीके की पढ़ाई बहुत अच्छी करनी चाहिए, उसके साथ साथ पेपर की भी पढ़ाई बहुत अच्छी करनी चाहिए। और मैम जो भी हमारे नए जो स्टूडेंट है जो आरपीएससी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं उन सबको भी, उनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उनके लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या उन्होंने क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें जीके पढ़नी बहुत जरूरी है। हाँ। यदि वो ये सोचे कि नहीं हम सब्जेक्ट पढ़ के ही सब कुछ कर लेंगे, हमारा तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो नहीं हो पाएगा। हाँ। जीके आपको पढ़नी ही पड़ेगी, या आप
अपने दिमाग में पहले ही बिठा लें कि कैसे भी आप पढ़े पर पढ़नी पड़ेगी, इसके बिना आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। फर्स्ट चीज तो ये, अब आप उसे कैसे भी पढ़े, कैसे भी किसी भी कोचिंग से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े, किसी बुक से पढ़े, वो आपकी इच्छा है कि आप कैसे पढ़ते हैं। और बाकी सेकंड पेपर के लिए तो कैसे सर नहीं आते ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट पेपर आपको थोड़ी मेहनत खुद को करनी पड़ेगी कोडेड नॉन कोडेड पे, वो क्योंकि नेट का पार्ट नहीं है तो आईएफएस में वो क्लियर नहीं होता। बाकी और चीजें आप पढ़ सकते हैं। कोडेड नॉन कोडेड के लिए कोडपाल बुक पढ़ सकते हैं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या डेली करनी चाहिए? बिल्कुल सर, जब ये तो करनी ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ नहीं है। आपने जो टॉपिक पढ़ लिया, चाहे आपने सेल ऑर्गेनिक्स पढ़े हैं, तो आज आपको सेल ऑर्गेनिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने ही है। चाहे आपको लग रहा है कि मुझे तो सब आता है, लेकिन करना है आपको। क्वेश्चन करने से ही आपको पता चलता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, और क्वेश्चन किस टाइप के आता है, क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है, वो चीजें आपको प्रैक्टिस करने से चाहिए। पढ़ने से कुछ नहीं होता सर। पढ़ने के बाद में जब अपन प्रैक्टिस करते हैं तो उससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। और मैम अब असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन चुके हैं, तो अब आगे क्या ड्रीम है? अब तो कॉलेज में बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। और मेरा तो ये है कि मैं कॉलेज में जो भी मेरे से पढ़ना चाहेगा बहुत अच्छे से उसे मैं पढ़ाऊंगी। और नेट वेट के लिए यदि किसी को लगता है कि भाई मैम आप स्पेशल हमें गाइड कर रहे हैं, तो मैं उन्हें जरूर पढ़ाऊंगी। स्पेशल गाइडेंस के लिए मतलब उन्हें जो भी मुझसे चाहिए होगा टीचिंग से रिलेटेड, जो भी मटेरियल वगैरह वो मैं उन्हें इजीली अवेलेबल करा दूंगी। और रिसर्च में जाने का भी है आगे, जब थोड़ा टाइम हो जाएगा जॉब में तो फिर रिसर्च करवाएंगे बच्चों को। हाँ, तो अब आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है मैम। तो अभी आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपसे पढ़ेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। मैं सोचा सर, जैसे मुझे भी ऐसा टीचर्स मिले कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया और इतना मोटिवेट करा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हूँ, तो सर मैं भी उन्हीं के जैसे टीचर बनना चाहती हूँ कि मैं भी आने वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हों उनके लिए उन्हें मैं इतना मोटिवेट करूं और उनकी मैं इतनी हेल्प करूं कि वो भी कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके सर। तो मैम आपको मतलब इतनी बड़ी सफलता यूपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, और आपका ये ड्रीम कंप्लीट हो चुका है, अचीव हो चुका है, तो अभी फिर घर पे सब खुश? हाँ सर, बहुत खुश है। वाह मिठाई वगैरह सबको दे दी? हाँ सर, सबने खा ली मिठाई। वाह मैम, आपको हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को अपने स्ट्रेटेजीज बताए और इतने अच्छे से कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करे उसके बारे में गाइड किया। स्टूडेंट की जो आरपीसी की प्रिपरेशन करे, आप सबके लिए कितना बहुत ही अच्छा सेशन रहा कि जिसमें सारे स्ट्रेटेजीज की जीके का प्रिपरेशन कैसे करना है, पेपर की प्रिपरेशन, उसके साथ साथ उसके नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस एज वेल एज इंटरव्यूज की तैयारी। तो मैम आपने इतना अच्छे से सबको गाइड कर दिया। अभी सारे स्टूडेंट्स के आई होप कि सभी डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो आप सब लोग, सभी स्टूडेंट, जो आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैम हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड हम सब बहुत खुश है कि मैम आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। तो एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर जर्नी के लिए। तो थैंक यू मैम, थैंक यू।